देखिए आज हम लोग करेंगे क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इस टॉपिक के अंदर 2-3 टॉपिक और है, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स। देखिए रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांट देना। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांट देना। तो देखिए अगर डिफिनेशन इसमें बताया गया है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट अमाउंट टू डिटरमाइन द सेट ऑफ वेक्टर हुज रिजल्टेंट इज टू गिवन वेक्टर। Each vector in that set is called component of given vectors. It should be remembered that this component vector need not lie in one plane. देखिए सवाल क्या कहा गया, सवाल कहा गया है कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी बहुत सारे वेक्टर। देखिए आपने सेट पढ़ाया गया आपको, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर, मैंने 4 लिया है, 4 वेक्टर का एक सेट है, और ये एक प्लेन पे लाई नहीं करता है, एक प्लेन पे लाई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिसेस होती हैं, तीनों वैल्यूज आपके होनी चाहिए, और ये होल नंबर नहीं होना चाहिए, आपका होल नंबर नहीं होगा, यानी कोई भी एक्स एक्सिस 0 नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई वाई एक्सिस पे, कोई जेड एक्सिस पे नहीं। आप एक सिर्फ नॉर्मल एक प्लेन पे नहीं होना चाहिए, वो स्पेस में होना चाहिए, यानी एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके ऊपर मीटअप होगा, ठीक है। तो एक सेट है, कलेक्शन एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये है क्या, एक किसी बड़े फिगर के कंपोनेंट है, किसी बड़े फिगर के क्या है, कंपोनेंट है। कैसे कंपोनेंट में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा एक वेक्टर है जो इस तरह जा रहा है, ठीक है, बी एक वेक्टर है जो इस तरह जा रहा है, ठीक है, सी एक वेक्टर है जो इस तरह की ओर बढ़ रही है। लास्ट डे के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था ना लास्ट डे, ठीक है। डी एक वेक्टर है जो आपका इस तरफ जा रहा है, देखिएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मुझे पता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, लॉ ऑफ पॉलीगन से ही ना पता था कि क्या अगर किसी भी पॉलीगन के आपके पॉइंट क्या कह सकते हो साइड पर आप अगर वेक्टर से दिखाते हो, तो जो ओपन एंड होता है अगर मैं उसे रिवर्स ऑर्डर में डाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। तो इस पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, इसको जोड़कर मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको जोड़ के मुझे एक रिजल्टेंट मिल गया। तो मैं कह सकता हूँ ये रिजल्टेंट के सारे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, ये टॉपिक आपको समझ आ गया। मतलब यही ना कि एक बड़े सेट का, देखिए मैं कह सकता हूँ आर वेक्टर, देखिए तो आर वेक्टर क्या इन सब को जोड़ने पे ना मिल रहा है, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट है, आर वेक्टर के क्या है ये सब, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कंपोनेंट। यानी आर वेक्टर का आपको बनाना है तो इन सब का उपयोग आपको करना पड़ेगा, ये सब कंपोनेंट जोड़ के आपको आर वेक्टर बना देगा। अलग अलग वैल्यूज में जुड़ सकते हैं, तो नॉर्मल था इसलिए ABCD हुआ, ठीक है। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग 2 ऑर्बिटरी डायरेक्शन, यानी किसी भी 2 डायरेक्शन के अलोंग मुझे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि मुझे पता है कि रिजल्टेंट के कंपोनेंट होते हैं सब, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि 2 को इनिशियल वेक्टर से, को इनिशियल का भी आपके बारे में पहले बताया गया है कि को इनिशियल वेक्टर क्या है, उसका भी आई होप कि अपलोडेड ही होगा, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि एक डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन था, एक आपका था OA एंड था आपका OB, 2 डायरेक्शन था। इसमें OD एंड OE, OD एक वेक्टर है और OE एक वेक्टर है, इसे मैं मान लेता हूँ P वेक्टर, इसे मैं मान लेता हूँ क्या, Q वेक्टर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने लॉ पैरेललोग्राम में पढ़ा कि अगर कोई इनिशियल पॉइंट होता है तो यहाँ पे लॉ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, मिडिल से जाता है। मिडिल मतलब कि एग्जैक्ट मिडिल से नहीं जाएगा, एग्जैक्ट मिडिल से नहीं जाता, एक सर्टेन एंगल होती है अल्फा और बीटा, मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ वहाँ पे क्या एंगल थीटा और क्या था, फाई था। मैं मान लेता हूँ इसने इस वेक्टर के साथ, ये रिजल्टेंट ने पहले वेक्टर P के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया है, अल्फा, और दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया है, बीटा, ठीक है। यहाँ तक
अब मैं यहाँ पे अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि इसके पैरेलल लेके जाएंगे। और आपको ये भी बताया गया था क्या कि अगर एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, अब इसको ओ एक है तो इसको मैं पैरेलली उठाकर यहाँ पे रख दूँ, ऐसा कर दूँ, वैल्यू सेम ही है सर। आप पैरेलल को उठा के कहीं पर भी रख सकते हो, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम लेंथ होनी चाहिए। सो मैं ओडी के पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, और वैल्यू भी ओडी के बराबर ही रखता हूँ, ठीक है, और मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ इसको। तो मैं कह सकता हूँ इधर देखिए, मैं ओई का पैरेलल अगर यहाँ पे लेके चलाऊँ तो ये भी क्यू वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं इसको पी वेक्टर के बराबर लिख सकता हूँ, हाँ या ना। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, सी पॉइंट। ये वैल्यू कहाँ से आई को समझ आ रहा है ना, ये इसके पैरेलल थी पी की और ये इसके पैरेलल थी, ठीक है, यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है। अब मुझे ये पता है ये टोटल एंगल क्या होगा। अगर देखिए, अगर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, ये एंगल क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा है, तो मुझे क्या पता है ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा होगा। आपने पढ़ा है ना ये कि दो पैरेलल लाइन में ये एंगल सेम होता है, इसे कौन सा एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल छोड़ के जो होता है, और ये पैरेलल लाइन के अंदर ही प्रूव होता है। तो ये अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों का जोड़, तो ये एंगल क्या होगा बता सकते हैं आप, ये अंदर वाला एंगल 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ एंगल्स की वैल्यू पता चल गई। मुझे क्या एंगल पता चला, एंगल पता चला ODC। मुझे एंगल कौन सा पता चला, ODC, देखिएगा आप, ठीक है, ODC दिख रहा है। तो ODC की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है, ठीक। अब COD की वैल्यू क्या है, COD मैंने लेट कर लिया था कि पहले वेक्टर के अलावा उसकी वैल्यू क्या थी x, और मैं COE को क्या कह सकता हूँ, दूसरे वेक्टर के अलावा उसकी वैल्यू क्या थी, बीटा, ठीक है। अब मैंने एक और एंगल निकाला, एंगल ADC, क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा। कौन सा वैल्यू से आया, सारी वैल्यू बता दी गई है। कौन सा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण आया, कौन आपका क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन के वैल्यू के एंगल के कारण आया, 180 से माइनस करने पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाऊँ, आपको मैथ के क्लासेस में बताई गई है, क्या बताई गई है, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। अगर मैं एक ट्रायंगल मानता हूँ ABC, तो A का अपोजिट कौन सा साइड होता है, B का अपोजिट, C का अपोजिट, और हमने क्या पढ़ा था, A बाई साइन A, B बाई हाँ C बाई, इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला भी था। एक्सटेंडेड फॉर्मूला में क्या था, इज इक्वल टू क्या था ना, तो इसका वैल्यू भी नहीं लगेगा, जैसे यहाँ तो वो सेमी सर्कल के लिए था, वो इसी फॉर्मूला पे आता है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा साइड के अपॉन साइन और वो एंगल आपने देखा। तो मैं इसका उपयोग अगर करूँ किस ट्रायंगल के अंदर, देखिए मैं इस पर अगर उपयोग करने जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ODC में। मैं कौन सा ट्रायंगल देखने वाला हूँ, इन ट्रायंगल ODC। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आप जब वीडियो देखिए तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको तो पता ही था, वो तो जो स्टूडेंट आए नहीं है उनके लिए थोड़ा पॉज कर दे दिए। ट्रायंगल ODC में अगर मैं देखता हूँ तो आप क्या लिख सकते हैं, OD बाई क्या लिखेंगे बताइए तो, OD बाई EC। देखिए अब ये अल्फा है तो मुझे ये एंगल पता होनी चाहिए। अब देखिए पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेटिव एंगल सेम होगा, तो ये भी एंगल हो गया क्या, बीटा। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ एंगल OCD, COB आपने लिखा था ना, CO बीटा क्या था, COE होता, तो ये COB और COE एक ही तो था। अच्छा, अब इसमें क्या लिख देंगे, एंगल OCD, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल है, क्यों इन दोनों के क्यों कहा गया भी, अल्टरनेटिव एंगल है, इसलिए ये एंगल बीटा था, ये एंगल बीटा हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, तो बीटा बाई साइन, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ये OD बाई, इसके ऑपोजिट में ये एंगल होगा, तो क्या लिखेंगे, साइन
बीटा, हाँ या ना। DC बाई में क्या लिख देंगे बताइए, DC का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, अल्फा, साइन। अब देखिए किसके बाई में है ये, ओसी के बारे में साइन 80 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है थोड़ा बताइए तो। आई होप कि इसको कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अल्फा प्लस बीटा 90, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या, 182 इंटू 90 सेकेंड कोऑर्डिनेट। कॉपी पेन की जरूरत पड़ी गई आपको। यहाँ तक है 180 माइनस है तो इसमें चला जाएगा, 2 का मल्टीपल साइन ही रहेगा, तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ओसी बाई साइन अल्फा प्लस, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा अब देखिए वैल्यू पुटअप करते हैं। अब इस सबको पढ़ लिया करो। फिर कोऑर्डिनेट बोलते जो हम बता दें। हाँ हाँ, पर उस समय का DC की वैल्यू क्या थी, क्यू। कोऑर्डिनेट मैं वेक्टर पे नहीं दिखा रहा, जस्ट क्यू लिख दे रहा हूँ अभी, ठीक है, साइन अल्फा। और ये क्या, ओडी की जगह पे क्या लिखेंगे, पी वेक्टर साइन बीटा, वेक्टर नहीं, हाँ या ना। वेक्टर नहीं इसमें दिए थे ना, तो इसमें भी नहीं दे रहे हैं, जस्ट दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं यहाँ, और मुझे इसको ओसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए तीनों वेक्टर ने कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर का रिलेशन किसके साथ क्या होगा, रिजल्ट के साथ, पी साइन बीटा, पी बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, मैं को पूरा लिख के दिखाता हूँ। पी साइन बीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फा प्लस बीटा। सो पी इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, निकल गया। और उसी तरह अगर मैं क्यू का रिलेशन दूँ, आप देखिए क्यू में यही नहीं लिखना पड़ेगा, क्यू साइन अल्फा आर साइन अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को लिखा मैंने, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपने क्या निकाला है, आपने ये निकाला है कि कोई भी एक वेक्टर रिजल्टेंट के अलॉन्ग, और आपको ट्रायंगल के एंगल पता होने चाहिए, तो आप उसका वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। यहाँ पे वैल्यू क्या निकाल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा है। यहाँ पे आई जे और ये पी है ना, उसकी मॉडुलस की वैल्यू बता रही है आपको, तो अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है। अब हम लोग इसके एंगल के बारे में बात करेंगे, आपको परफेक्ट एंगल के बारे में, ठीक है। देखिएगा अब क्या कह रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैंने इस पार्ट को नहीं मिटाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा। अब कहा गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी रेक्टेंगल के अंदर कितने वेक्टर मिलकर बना सकते हैं, तो देखिए रेक्टेंगल को 2 वेक्टर मिलकर बनाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इसे मानेंगे पी और इसे क्यू। आपके बुक के लिए सुविधा के लिए मैं बता दूं, बुक में जो दिया वही, इसे मैं मान लेता हूँ एक्स, इसे मान लेता हूँ क्या, वाई। आप चाहो तो पी क्यू के हिसाब से ही बना सकते हो। तो ये मेरा ओ था, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, सीधी सी बात है, मेरा क्या होगा, आर है। तो मैं इसको जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा सर, देखिए मैंने रेक्टेंगल बनाया, हाँ या ना। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी। अब मुझे पता है ओवरऑल एंगल कितनी है, 90। थीटा मान लो, इसमें अल्फा प्लस बीटा था ना, यहाँ पे क्या मानेंगे 90, और इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ आपका अल्फा था वहाँ पे आपका थीटा है, और जहाँ पे अल्फा प्लस, देखिए अल्फा प्लस बीटा था वहाँ पे आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या था, 90 है, ठीक है। तो ये थीटा है और ये क्या होगा, तब 90 होगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ के कितना डिग्री आती है, 180 आती है। तो देखिए ये थीटा हो गया, ये आपका 90 हो गया। तीसरी एंगल को मैं एक्स अगर मान लूँ तो तीसरा एंगल का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा तो आप 180 माइनस 90 माइनस थीटा, इट मीन्स 90 माइनस, ठीक है। आपको तब इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इन एंगल का अपना एक्स माना था, यानी ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर मैंने इस एंगल को अगर थीटा माना और ये एंगल 90 डिग्री होगी, मुझे पता है रेक्टेंगल इसलिए, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए आपको ये एंगल भी पता चल गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये सारा मैंने लिख दिया ऐसे ही। आपको कहा गया कंपोनेंट की वैल्यू, देखिए मैंने यहाँ तक क्या था, पी कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, पी के जगह पे क्या था आपका एक्स, तो एक्स के कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए, आर आर साइन
क्या था आपका बीटा ना, हाँ, थीटा। बीटा के जगह पे क्या था, बीटा, हाँ 90 माइनस थीटा है। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा था, साइन अल्फा प्लस बीटा। मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स क्या हो गया, थीटा 90 होगा, हाँ या ना। हाँ उसी तरह मैं सेकंड कंपोनेंट यानी क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा बताइएगा तो, क्यू वाई आर आर साइन, अल्फा। देखिए यहाँ पे क्या था, अल्फा था, अल्फा के जहाँ पे यहाँ पे क्या था अल्फा, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा था, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू थीटा थी, तो क्या थीटा, और यहाँ पे क्या थे वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या नहीं थीटा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आता था, साइन 90, क्योंकि ये दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री आ रही है हमारे। तो देखिए साइन 90 में थीटा किसका वैल्यू था, कॉस थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये भाई 1 हो गया, तो क्या हो गया एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आप आगे जाओगे मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर, तो रेक्टेंगल बना होगा ना, तो डायरेक्टली अगर बेस को बताना होगा तो बेस के जगह पे आर कॉस थीटा लिख देते हैं, और अगर वाई एक्सिस बताना होता है जगह जगह पर तो इसमें तो साइन 91 होगा, आर साइन थीटा लिख दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें वेक्टर दिखा दिए, क्लियर है, हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहते, अब जैसे फॉर्मूला पता है मुझे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ मैं दोनों को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, आर स्क्वायर का कॉमन निकालना तो क्या हो जाएगा बताइए, सजा के लिखने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इट मीन्स क्या हो गया 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे क्या पता चला, कभी भी रेक्टेंगल आपको दे दिया जाए तो दो साइड में दो वेक्टर्स होंगे, उनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आप दोनों वेक्टर को स्क्वायर कीजिए जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू दे दी गई है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों के बीच का एंगल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इन दोनों जैसे रिजल्टेंट और एक्स के बीच का एंगल क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा क्यू, मैंने 10 क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर बाई बेस ट्राइंगल, अच्छा इसको तो लिखा ही नहीं था मैंने, ट्राइंगल OAC में tan थीटा इजिकल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, वाई बेस क्या एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan इनवर्स वाई बाई, क्लियर है या डाउट है आपको, कभी भी थीटा का बोलेगा कितना डिग्री इंक्लाइन है सर्किल सॉरी रेक्टेंगल के ऊपर, तो आपका एंगल से आपको दो वेक्टर पता है, और रेक्टेंगल के दो कंपोनेंट है, ये रेक्टेंगल के दो कंपोनेंट है, तो आपसे कहा आपको वैल्यू दे दी गई है तो आपको पता चल जाए कितना डिग्री पे इंक्लाइन होगा, रिजल्टेंट कितना डिग्री पे इंक्लाइन होगा, आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा कंपोनेंट हो गया रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन वो हम लोग तो देख लेते हैं। वो वाला कह रहे हो, हाँ, यहाँ पे ये ना वाई, हाँ। तो वाई के जब आप चाहो तो लिख सकते हो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, ये क्या कह रहे हो क्या, वाई के जगह पे आर साइन थीटा लिखना है और एक्स जगह पे आर कॉस थीटा लिखना है, तो देखिए आर कट के tan थीटा हो जाएगा, कट के 1 ही तो आ जाएगा। तो देखिए मैं अगर वाई लिख दूँ तो वाई के जगह पे आप क्या लिखेगा, आर साइन थीटा, और यहाँ पे लिखिए क्या आर कॉस थीटा, आर कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा क्या tan थीटा, tan कट के थीटा, तो थीटा इजिकल टू थीटा, घूम फिर कभी क्वेश्चन ही आ जाएगा। नहीं थीटा इजिकल टू थीटा, मैं आप नहीं समझ पा रहे, देखिएगा सब तो सर कट जाएगा, tan इनवर्स है ना सर, वाई के जगह पे क्या लिख रहा हूँ, सर tan इनवर्स करते ही नहीं, tan थीटा अच्छा ठीक है tan थीटा लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए वाई बाई एक्स, वाई के जगह पे क्या लिखेंगे आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, आर कैंसिल, tan थीटा बराबर tan थीटा, कुछ कंक्लूजन निकल पाएगा, ये तो वही आ गया बराबर। क्लास 9 में आपने जब ग्राफ पढ़ा था नहीं कहा गया था, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2 में पुटअप करते हैं, 1 का वैल्यू निकाल के 1 में पुटअप करते, देखिए 3 = 3, 0 = 0, 5 = 5, इस तरह के टर्म आ जाते थे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो इससे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको कभी भी दो कंपोनेंट दे देगा रेक्टेंगल के अंदर, दोनों के बीच के एंगल निकलेगा, तो इस तरह से वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब रेक्टेंगल के एक्स और वाई का तो बाकी कंपोनेंट्स थीटा के साथ वैल्यू निकाल सकते हो, रिलेशन ऑफ एंगल विद वेक्टर्स इन रेक्टेंगल कंपोनेंट के साथ। और अगर रेक्टेंगल ना हो कोई और आपका पैरेललोग्राम होगा तो आप ये लगा सकते हो, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया सर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत बार आपको सवाल में इस तरह के दिए रहेंगे कि एक स्लोप है, जब आपका बुक का सवाल बता देते हैं, एक स्लोप है जिस पे गाड़ी नीचे उतर रही होगी, जितना देर में हम गाड़ी बनाएंगे उतना तो सवाल सॉल्व कर दें, 2 पहिए इसे लगा देते बस।
गाड़ी में देखिए मैं टैक्सी बना रहा था, देखिए बस बन गई, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस जब नीचे की ओर उतर रहा होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर काम करता है। एक वेक्टर यहाँ पे, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मानता हूँ, इनर्शिया वाला पॉइंट, तो एक वेक्टर आगे की ओर जा रहा होगा, एक ग्रेविटी कहाँ से खींच रही होगी, नीचे की तरफ। नीचे की ग्रेविटी खींचेगी, हाँ या ना, हाँ, मान लेते हो ग्रेविटी। 2 वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या नहीं, इफेक्ट किधर दिखे, आपको ये पढ़ाया गया था कि नहीं? आपको वेक्टर में क्या बताया गया था, जब आपको एडिशन बता रहे थे अभी ट्रायंगल लॉ, कि जहाँ 2 वेक्टर होते तो तीसरा वेक्टर उसका डायरेक्शन बताता है कि भैया ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे आपको बोर्ड का एग्जाम्पल ही क्यों ना हो। तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर उसे नीचे ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है। तो देखिए मेरे पास 2 डायरेक्शन पता है, ये स्लोप में जा रहा है और ये इधर, तो रिजल्टेंट किधर मूव करेगा, बीच से मूव करेगा, कर्व दिखेगा। हाँ या ना। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 वेक्टर को क्या कह सकता हूँ, 2 वेक्टर को, तो देखिए एक को एक्स और एक वाई माने थे हम। देखिए आपको कौन सा, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मैं इसको अगर रेक्टेंगल की तरह सपोज करूँ 90 डिग्री, तो 2 वेक्टर्स होते हैं, एक को आप मानिए क्या, आर साइड, और एक को क्या मानना पड़ेगा, आर cos कॉस। थीटा। देखिए कितना हेल्प हो जाता है। तो मैं इसको क्या मान लूँगा, साइन थीटा। अब देखिए मैंने रिजल्टेंट मेरे यहाँ पे दिया मास ऑफ ग्रेविटी, ये क्या आपका मास ऑफ ग्रेविटी, तो मैं आर क्यों किससे बात कर रहा हूँ, ग्रेविटी के कारण। अब ये तब क्या हो जाएगा, एम साइन थीटा होगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, एम जी कॉस थीटा। देखिए आपको कुछ कंपोनेंट जरूरत ही नहीं, वेक्टर ही नहीं लगा आपका, डायरेक्टली आप जो है साइन और कॉस लगा दिया। क्यों आपने थीटा लिखा, क्योंकि यहाँ पे एंगल के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए ये इसके पैरेलल है कि नहीं, तो मुझे पता है ना कि पैरेलल के अंदर एंगल सेम होते हैं, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा कि नहीं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट जोड़ दूँ, रेक्टेंगल बन गया, इसलिए ऐसा लिखे थे आपको 2 साइड बताने के लिए। तो अब बताइए बॉडी को बैलेंस करने के लिए एम जी कॉस एम जी साइन थीटा दोनों चाहिए होता, तो वहाँ पे इसी कंपोनेंट का उपयोग किया गया। आप यहाँ पे क्या मानते थे, वेक्टर मानते थे ना, अब आप क्या कीजिएगा, वेक्टर नहीं मानिएगा, आप क्या कीजिएगा, टैन थीटा कॉस थीटा मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये वाला चीज़ समझ आ रहा है। इसे में क्या हो रहा है, एक बस आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, अब उसका अपना एक वेट होगा, एक अपना वेट होगा कि नहीं, तो अपना वेट से आगे की ओर बढ़ रही है, तो उसका वेट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक नीचे की ओर खींचा गया और एक आगे की ओर बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, रिजल्टेंट इधर से हो जाएगा, यानी एक्चुअल मास ऑफ द बस, एक्चुअल मास ऑफ द बस इधर की ओर जाएगा, और उसका मास कितने हिस्सों में बढ़ गया, 2 हिस्सों में, एक ग्रेविटी के कारण नीचे चल जा रहा है और एक इधर, ठीक। इधर वाले को मैं, इस कंपोनेंट को मैंने क्या नाम दिया, एम जी कॉस थीटा, तो अलग वाले को क्या लिखना पड़ेगा, एम जी साइन थीटा। क्यों साइन थीटा कहा गया, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा डिग्री का होगा। क्लियर है, डाउट है, समझा पाए? तो ये था एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक बड़े से शिप को एक बोट टो करके लेके आ रही है। टो मतलब नहीं होता उठा के, जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में, तो क्या होता है, अब दूसरी गाड़ी एक हुक, क्या होता है, रस्सी लगी होती है सामने वाले में, हुक लगा के से खींचते हुए चले जाते हैं, उसे कहते हैं टो करना। तो कोई बड़ा सा शिप अगर छोटे से हार्बर में जाने वाला है तो अपने फुल स्पीड से आ नहीं सकता, तो उसे बहुत सारे बोट क्या करते हैं, टो करके आते हैं। टो कैसे करेंगे, देखिए एक बड़ा शिप है, आपके सारे एग्जाम्पल आपके बुक से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सामने एक बोट होगा, मान लीजिए बहुत सारे बोट है, तो मैं एक ही बोट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रस्सी से, बोट बहुत आगे निकल आई, थोड़ा पीछे कर दे रहा है, एक रस्सी क्या करेगा, इसको बांध के लेके आएगा, ठीक है, हाँ या ना, महंगा रस्सी है, हाँ महंगा, रिजल्ट यानी ये रिजल्टेंट है, ये क्या आपका रिजल्टेंट है। तो इसका रिजल्टेंट कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2, ठीक है। तो जनरली खिंचाव को देखिए मैं बता देता हूँ, कभी भी रस्सी को पकड़िएगा ना, ऐसे आप एक रस्सी रखे हुए, इसके ऊपर आपने क्या किया, लोहे का कुछ वेट 10 किलो आपने झुला दिया, अब रस्सी ना लेके आप ज़्यादा तार लो तो ज़्यादा बेटर होता है, तो खिंचाव आएगा। अब 10 किलो हटा के आप 20 करो तो ज़्यादा खिंचाव आएगा, 30 किलो करो तो ज़्यादा खिंचाव आएगा, तो उसी को कहते हैं टेंशन। क्या कहा जाता है, टेंशन। और टेंशन हमेशा अपने पॉइंट से, जिस पॉइंट पे इफेक्ट वहाँ से दूर भागती है, तो यहाँ से टेंशन ऊपर जाता है, यहाँ से टेंशन नीचे आता है, हमेशा ऑपोजिट भागता है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। आर क्यू टी ए में बता देने वाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रिजल्टेंट क्या टेंशन के बराबर है। तो इसको मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, और एक, हाँ या ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ एक को क्या करेंगे, आर कॉस थीटा, एक को क्या होगा। अब देखिए टी
कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, और सामने लोग क्या लिखेंगे टी साइन थीटा। हम दोनों को जो डायरेक्शन बांटे हैं वो पैरेलल टू एक्सिस बांटेंगे कि हाँ। ऐसे रैंडमली बांट देंगे नहीं। रिजल्टेंट से? रिजल्ट आप तो देखिएगा वो बोर्ड किधर फोर्स, बोर्ड को ऐसे खींचा जा रहा है, लेकिन बोर्ड कहाँ जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड क्यों बढ़ रहा है। कि हम एक एक्सिस पकड़ के चलेंगे, मतलब एक स्ट्रेट इधर से खींचेंगे और हाँ। एक स्ट्रेट इधर से हाँ, खींचेंगे हाँ। कि हम वो एक्सिस फॉलो करेंगे हाँ, या हाँ। हम रैंडमली एक इधर नहीं नहीं, एक्सिस फॉलो करना पड़ेगा तो हम लोग को, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक Axis। एक्सिस फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको एक्सिस के हिसाब से लेके जाएगा तो देखिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें काम करेगी, एक नीचे की ओर काम करेगा और एक आगे की ओर काम करेगा। अब आप हमको ये बताइए कि डाउनवर्ड फोर्स कौन किस चीज़ का काम कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स किस चीज़ का काम कर रहा है, ये जो डाउनवर्ड नीचे को घटा, नीचे को खींच रहा है सर, ये कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर मान लो। कहाँ से ये वाला वेक्टर है, कहेंगे सर हम लोग ने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि अगर रिजल्टेंट डायगोनल लेके जा रहे हैं तो यानी डायगोनल से, अब आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा कि डायगोनल लेके जा रहे हैं, सीधी सी बात है, आइदर साइड इसके दो वेक्टर होंगे, आइदर साइड क्या होंगे, दो वेक्टर होंगे, और मुझे दो एक्सिस दिखाना पड़ता है एक्स और वाई। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मारता हूँ तो इसे किसकी ओर जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस के होगा। तो इसलिए, और ये नीचे की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर जा नहीं सकता, डाउनवर्ड ही काम करेगा, क्योंकि इसके डायगोनल के आइदर साइड रखना है कि ऊपर एक नीचे, इसलिए इसे नीचे रखा गया, टी साइन थीटा हो गया, हाँ या ना। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या होगा, पैरेललोग्राम बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा आपका, रेक्टेंगल बनेगा। तो देखिए आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लग गई, फिर पूछेगा तो भैया एंगल बताइए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह पे क्या लिख दिया गया है, क्योंकि मुझे पता है एक्स एक्सिस को क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए मैंने, अब देखिए आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा किसे कॉस मानना है किसे साइन मानना है, आपको पता कैसे चलेगा किसे साइन मानना है किसे, तो मुझे पता है कि सर एक्स एक्सिस को हमेशा क्या माना जाता है, आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस को हमेशा क्या माना जाता है, आर साइन थीटा। कितनी तरह से सॉल्व हो गई, देखिए आर कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को क्या मान लिया आपने, कॉस थीटा, और वाई एक्सिस क्या मान लिया आपने, साइन थीटा। अब पता कैसे चलेगा कि सर ये थीटा जिसके साथ है, ये थीटा जिसके साथ है वो आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये थीटा इसके साथ है तो एक्स एक्सिस। थोड़ा देर पहले मैंने क्या किया था, स्लोप बनाया था, और स्लोप के ऊपर मैंने बस चलवाई थी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने क्या किया था, इसके मैंने एक इधर और एक इधर, इधर से जा रहा था, आया ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने इसके अंदर ये तीन चीज़ लेके गए थे। तो बताइए मैंने ऊपर वाले को क्या माना था, साइन थीटा, क्या माना था, इसे एम जी माना था, तो दो कंपोनेंट में बांट दिया था, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। क्यों माना था, अब देखिए मैंने उसमें ऊपर में कॉस थीटा माना, इसके ऊपर में क्या माना मैंने, साइन थीटा। आप बता सकते हैं क्यों, साइन थीटा कॉस, क्योंकि ये एंगल क्या था स्लोप का, थीटा डिग्री था, ठीक है। थीटा डिग्री रहने के कारण अगर इसको इस तरह से बना लो तो देखिए अल्टरनेटिव एंगल कारण ये थीटा होगा, ध्यान से देख रहे हैं। तो आप अगर मैं इस पर ऐसा एंगल गिरा दूं तो इस स्लोप का एंगल है कि नहीं 30 डिग्री या 60 डिग्री कुछ भी होगा, थीटा। तो ये थीटा है तो अल्टरनेटिव एंगल इसका ये होगा, और थीटा किसके साथ बनता है, एक्स एक्सिस के साथ, यानी बेस के साथ, यानी कॉस थीटा। इसलिए मैंने इसे कॉस थीटा माना था। आप देखिए इसमें मैंने ऊपर में कॉस थीटा माना है, इसमें साइड में मैंने कॉस थीटा माना है। रीज़न क्या है, रीज़न आपका ये है कि अगर कभी भी आप एंगल थीटा इस तरह से लेते हो तो थीटा अगर यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मान लेते हैं पी है तो पी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको आर मानता हूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, आर कॉस थीटा मान लूँगा। लेकिन मेरा थीटा अगर इसको ना लेके मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, आर कॉस थीटा। यानी थीटा जिसको आप मान रहे हो उसके हिसाब से कॉस थीटा जाएगी, क्योंकि वो उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स हो गए, एक लाइन के दो कंपोनेंट्स बांटेंगे। हाँ, एक लाइन को होगा तो दो कंपोनेंट बांटेंगे तो एक क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा में चला जाएगा, क्या होगा, कॉस थीटा में चला जाएगा। और जनरली आपको साइन थीटा किसके साथ लेनी है, वाई एक्सिस के लिए, और जिसके साथ देखिए बेस और हाइपोटेनस के बीच में एंगल थीटा बनती है ना। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में जब एंगल थीटा बन रही होती है तो देखना बेस का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा में जाएगा, और जो आपका बेस के अलावा, आपको तो पता ही है कि बेस कौन है, तो सीधी सी बात है आपको वाई एक्सिस पता चल गई, वाई एक्सिस के अंदर आप क्या लिख दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको डायरेक्टली कोई कंपोनेंट को पकड़ने में भी मदद करेगा कि हाँ किस कंपोनेंट को मैं साइन थीटा लिखूँ, किस कंपोनेंट को मैं कॉस थीटा लिखूँ, ठीक है।
कैसे समझेंगे, हमको एक साइन से समझना है कि cos थीटा ही हम x एक्सिस पे रखेंगे, पर्टिकुलर हमें पता ही चलना चाहिए, तो हम कैसे इसको पकड़ेंगे? तो आपको एंगल पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि एंगल मुझे पता है, सिंपल से मैं बात बताता हूँ। हमसे जानना चाहते हैं कि हम cos थीटा को काहे ही x एक्सिस पे रखते हैं। देखिए सर, मैं आपको बता, आपने जो सवाल किया उसका सवाल किसी से बन जाएगा आपका। मैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपने जो सवाल कहा कि सर हम लोग cos थीटा ही क्यों देखते हैं, यही तो tan sec cos क्यों नहीं रखा गया? हम साइन और उसी को मापते हैं। हाँ, साइन और कॉस को ही क्यों मापा गया, किसी और को क्यों नहीं? देखिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। एक पॉइंट मैं कहीं पर ले लेता हूँ, पी पॉइंट, तो सीधी सी बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक एक्स और एक वाई की जरूरत होगी। तो इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू मान लेते थे मेरा एक्स है, और यहाँ से सर वाई की वैल्यू है मेरी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी वाई। क्लियर है डाउट? मैं इसे ओरिजिन से ज्वाइन कर लेता हूँ, तो सीधी सी बात है, कुछ थीटा बनाया होगा, हाँ या ना? अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर मुझे और कोई वैल्यू नहीं पता, मुझे और कोई वैल्यू नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताइए तो? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। ये tan थीटा की वैल्यू थी। चलिए मैं sin थीटा निकालता हूँ। sin थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, मैं इसको क्या रिजल्टेंट यानी r मान सकता हूँ, ठीक है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है बताइए? पढ़ाया गया था ना, PVP HHB का फॉर्मूला पढ़ाया गया था ना आपको क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो P के जगह पे ये और H के जगह पे, तो y इज इक्वल टू, देखिए r sin थीटा लिख सकते, देखिए यही तो है, इसीलिए लिखा जाता है सर। y को आप y एक्सिस को आप किस में दिखा सकते हैं? sin थीटा में। आप डायगोनल यानी हाइपोटेनस और sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका क्या हो जाएगा, y मिल जाए। तो देखिए थीटा हुआ ना। अब मैं यहाँ पे अगर cos थीटा निकालना चाहता हूँ, तो देखिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस x बाई आर। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा। यानी बहुत जगह पे क्या होगा, आपको x एक्सिस y एक्सिस यानी आपको कहा जाता है आपका p वेक्टर q वेक्टर को पता नहीं है, आपको पता है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, दोनों का एंगल कितना डिग्री है। जैसे मान लीजिए ना सर, आप इस तरह से मान लो कि आपका एक फोर्स कितना का लग रहा है मुझे पता नहीं, ये फोर्स कितना का लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और इसकी वैल्यू है 4 न्यूटन। कितनी वैल्यू है? अब बताओ इसका वेक्टर, इस वेक्टर की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो अब 8 ऐसे थोड़ी कर सकते हैं सर, एक्स के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा लिख सकते हैं। r क्या लिखा है, cos थीटा लिखा है, x के लिए क्या लिखा जाता है, r cos थीटा, r cos थीटा। तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 न्यूटन। cos थीटा क्या होगा, √3/2, तो काट देगा तो हो जाएगा 2√3। इट मीन्स 2 × 1.732 463.4, इतना न्यूटन का फोर्स। यानी आपके ये जो बेस है, बेस के आपका वैल्यू कितना होगा, इतना न्यूटन होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब आप इसको, इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, यानी दूसरा वेक्टर आप निकालना चाहते हो, तो y के जगह पे क्या लिखेगा, r sin थीटा लिखिएगा, तो r के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 और sin 30 लिखेंगे, तो 4 और ये sin 30 वैल्यू 1/2, कितने हो जाएगा वैल्यू 2, यानी 2 न्यूटन का इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड। तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए आपको p वैल्यू की, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता था, आपने वहाँ से वो निकाल लिया, क्यों का मैग्नीट्यूड नहीं था पता लगा लिया। या ऐसा भी हो सकता है आपसे कहा जाए कि भैया इतना डिग्री पे और इस एंगल पे जा, इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो बताइए कि 2 पॉसिबिलिटी बताइए, 2 अलग अलग वेक्टर्स की क्या हो सकती है मैग्नीट्यूड, तो आप की लगा सकते हो। ठीक है, अब समझिए sin थीटा cos थीटा ही क्यों लिया जाता है, क्लियर है? देखिएगा, अब एक मैंने एक छोटा सा हिंट लिख दिया, थोड़ा देर पहले जो रेक्टेंगल के अंदर पड़े रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मान लेते हैं यहाँ पे x है, इधर क्या है, y वेक्टर है, अब सबके बीच में एंगल 90 डिग्री बनी हुई है। अब कोई भी डायगोनल जा रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डायगोनल रिजल्टेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखा था ना कि r स्क्वायर किसके बराबर था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले ही प्रूव किया, क्योंकि x को मैं क्या लिख सकता था, r cos थीटा, y को लिख सकता हूँ r sin थीटा। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके मैंने ये निकाल लिया था, निकाला था ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल, या कह सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे उसे, रोल है, रूल नहीं रोल है। जब आप पढ़िएगा सर 3D ज्योमेट्री, वहाँ पे एक रिलेशन होती है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कहाँ से आती है, जो हम लोग थोड़ा भी प्रूव करने वाले हैं कि अगर मैं 3D ज्योमेट्री की बात करूँ, 3D ज्योमेट्री किसे कहते हैं, बस इसको आप याद रखिएगा कि r स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल है सर तो r स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं 3D ज्योमेट्री के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 3 डायमेंशनल के अंदर एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक
जेड एक्सिस होती है, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे नहीं था आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पढ़ा था इस तरह से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब देख ली, अब इस तरह से कहेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा। तो देखिए घर में आपने कहीं पर कोना देखा होगा, मैं कोना का एग्जांपल दे सकता हूँ। इस तरह का आप देखा होगा, इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह का ये कोन नहीं होता सर जहाँ पे, तो इसका फ्लोर की तरफ देखिएगा, तो फ्लोर की तरफ आपको क्या दिखेगा, नीचे की ओर एक साइड, ये दो साइड, और यहाँ पे तीसरा फ्लोर चला था, 3 साइड हो जाती है। तो ये आपका 3D ज्योमेट्री। उसी तरह मान लीजिए कि कॉर्नर का कोई साइड है, ठीक है। अब इसको ठीक करो बैठ के, देखिएगा। तो ये आपका, ये देखिए आपस में क्या हुआ, इधर देखिएगा, समझिएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आप इसे एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसे मान सकते हो, किसी को भी एक्स और वाई और जेड मानते हैं। तो बहुत सारे बुक में यहाँ से एक्स वाई जेड स्टार्ट होता है, आपके बुक से भी उसी तरह से दिया, तो मैं उसी तरह से जाता हूँ, एक्स वाई जेड। किसी किसी बुक में यहाँ से एक्स रहेगा, मैथ में बहुत बार देखिए यहाँ से एक्स वाई और जेड होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपको शायद ये बताया गया था क्या कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट्स होती हैं उसे आई माना जाता है, वाई एक्सिस के अंदर जे माना जाता है, और जेड एक्सिस के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स होती है उसे क्या कहते हैं, के। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट शायद मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी ए वेक्टर का यूनिट चाहिए, यूनिट को मैं कैप से दिखाता हूँ, ए कैप बराबर कहा गया था कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ये पढ़ाया गया था ना जब यूनिट वेक्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन को 3 सेगमेंट में बांटा गया, तो ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, आप यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, उतना लेंथ आपको मिल जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होती है ना, उसे आई से देखा जाता है। आई तब किसका यूनिट वेक्टर है, एक्स। तीस जहाँ पे सब मिलते हैं ओरिजिन कहते हैं। वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं, जे, स्मॉल जे, और जेड एक्सिस को स्मॉल के। सबके ऊपर ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं कैप, क्या कहते हैं, तो ये हो गया आपका जे कैप, ये कहता है आई कैप, और ये कहता है के कैप, हाँ या ना, ये यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्स एक्सिस के अंदर, ये देखिए ये दोनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री, ये दोनों एक्सिस भी आपस में 90 डिग्री, ये दोनों एक्सिस भी आपस में 90 डिग्री, सभी एक्सिस आपस में कितना डिग्री का एंगल बना कर रखेंगे, 90 डिग्री का रखेंगे, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब मैं इमेजिन कर लीजिए कि सर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जो कि यहाँ है, कहाँ मैं पॉइंट मान लूँ, कलरफुल पेन होता तो ज़्यादा अच्छा आ जाता। पॉइंट पी है सर, ठीक है। तो एक पॉइंट पी, आप कहेंगे सर ये कैसा पी है, मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजिन करो एक पी पॉइंट ऐसा स्पेस में घूम रहा है, ये 3D इस तरह समझिएगा, ये हाथ अगर आप मैं देख सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस में इसको दिखा दूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैं अपना करना तो नहीं चाहिए बट क्या करें, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, समझिएगा, दिख रहा है आपको एक्सिस, तो ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये आपकी है वाई एक्सिस। मैं इसके ऊपर एक लाइन खड़ा, ये है जेड एक्सिस सर, ये बताना है आपको। तीन आपस में देखिए परपेंडिकुलर है, किसी से भी साइड देख लीजिए। और एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, और एक पॉइंट क्या आपके इस जगह पे, हवा पे, कहाँ पे, हवा पे, कैसे दिखाना है, एक पॉइंट क्या आपका इस हवा पे, इस जगह पे हवा पे है। तो इसका आप लोकेशन कैसे निकालते, जब 2D था तो सर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, देखिए आप जब 2D ज्योमेट्री पे बनाते थे तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर गिराते थे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराते थे, आप वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी भी एक पॉइंट का डायरेक्शन निकालना है तो सर ये एक्सिस पे नहीं काम चलेगा, यहाँ प्लेन पे काम चलता है। एक्स प्लेन, एक्स इसे कहता है क्या, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, प्लेन पे काम चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट है तो सर इस पॉइंट को मैं एक्स वाई प्लेन पे एक बार गिराता हूँ परपेंडिकुलर, एक बार क्या होता है वाई जेड प्लेन पे गिराऊंगा, और एक बार जेड एक्स प्लेन पे गिराऊंगा। 3 परपेंडिकुलर गिराएंगे। मैं कितने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा आपको, 3 परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। कहाँ पे, और यहाँ पे एक्सिस पे नहीं गिरता। बहुत बच्चों का ये गलती होता है सर, एक्सिस पे नहीं गिरता, किस पे गिरता है, प्लेन पे गिरता है, ठीक है। तो मैं इस प्लेन इसको तो बढ़ा देता हूँ, देखिएगा। तो इस प्लेन पे, इसके प्लेन का देखिएगा, ये कौन सा प्लेन है, वाई है ना, तो देखिएगा इस प्लेन का नाम क्या होगा, एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैंने गिराया, लाइन पे मैं जानबूझ के नहीं गिराऊंगा ना, आप लोग कहिएगा सर एक्सिस पे गिरा दिया। तो ये परपेंडिकुलर कहाँ गिरा है, इस हवा में। इसका नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। क्या नाम है इसका, ये एक्स वाई प्लेन दिखता है कैसे, समझिएगा। स्लिप हो जाएगी बात सर, वरना एक्स वाई प्लेन पे गिरा आया ना, देखिए ये एक्स वाई प्लेन है तो आपका, ये एक दीवार है आपका, ठीक है। अब मैं गिराऊंगा किस पे, वाई जेड प्लेन पे। किस जेड पे गिराऊँ, प्लेन पे गिराऊंगा आप, वाई जेड।
वाई जेड प्लेन, यानी इस प्लेन पे मुझे एक परपेंडिकुलर गिरानी है, वाई जेड पे गिराना पड़ेगा। क्लियर है? तो वाई जेड पे कैसे गिरा देते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये वाई जेड का प्लेन ये वो दीवार है। अब 3D को बनाना है इसके अंदर, 2D के अंदर मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, इससे थोड़ा टेढ़ा दिखाता हूँ ना, आप कहिएगा सर मैं थोड़ा टेढ़ा दिखाता हूँ इस तरह से। प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन पे गिरा है, ये क्या गिरा है, आप कहेंगे सर ये कैसी तिरछी लाइन होगी, आप इमेजिन कीजिए सर, मैं इस पॉइंट से अगर एस के ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये आपको, तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए तो एक प्लेन है, मैंने इस प्लेन के ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ गिराया, आपको तो सीधी रेखा दिख रही होगी, तो मैंने इसके ऊपर क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर। क्या गिराया है इसके ऊपर, परपेंडिकुलर। किस एक्सिस पे, किस प्लेन पे, वाई जेड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स जेड प्लेन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर गिरानी पड़ेगी। तो मैं इसके ऊपर भी क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ। इसको थोड़ा सजा कर आपके बुक के हिसाब से थोड़ा जाएं। तुमको वापस भेजना पड़ेगा दुकान, अच्छा से लिख लीजिए। चलिए मान ही लेते इसी पॉइंट पे गिरा है, ठीक है, परपेंडिकुलर गिरा है, दिख रहा है आपको, आया ना। अब देखिए ये पॉइंट ने तीनों को गिरा दिया, अब मैं इसको अगर वेक्टर से दिखाना पड़ेगा तो मेरा वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा। तो कहा जाता है ना उस प्लेन, उस पॉइंट से उसको ज्वाइन कर दीजिए, ये मेरा होगा रिजल्टेंट आर, ठीक है, ये मेरा होगा रिजल्टेंट आर। अब मैं इससे एंगल चेक करूंगा, ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस से देखिए कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, इसे मान लेते हैं अल्फा। वाई एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसे मान लेते हैं कितना, बीटा। और जेड एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये, तो इसे क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट का जेड एक्सिस है गामा। हाँ या ना। तो मुझे ये, मैं तो जैसा आपको बता रहा था सर कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन देखना तो किस तरह से बनता है, तो मुझे एंगल से काम है, किससे काम है, एंगल से काम है। तो मैं जस्ट एंगल को ही रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। तो बता, इससे आपको ये पता चल गया किसी पॉइंट का अगर 3D ज्योमेट्री में आपको लोकेशन है गिरा चाहिए तो आपसे क्या करना, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से तीनों एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। और ओरिजिन से उस पॉइंट का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग आप एंगल माप लो। तो अल्फा, बीटा और गामा मैंने मान लिया। अल्फा क्या, एक्स एक्सिस से अलॉन्ग उस पॉइंट का, और वाई एक्सिस से आपका बीटा और जेड एक्सिस से क्या होगा, गामा। तीन एंगल्स आ गए। यहाँ तक क्लियर है या डाउट है बाबू? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को OP मैंने कहा था, तो मैं लिख सकता हूँ OP वेक्टर इज इक्वल टू, तो मैं इसका प्लॉटिंग आपके बुक के हिसाब से कर देता हूँ, फिर इसको नंबरिंग करते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाई जेड ड्राइंग बनाते हुए इसलिए दिखा दे रहे कि आपको समझ होना नहीं आएगा। ये पॉइंट P है, तो ये होगा R, ये क्या हो गया आपका R। इससे मैंने इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर इस तरह से गिराया था और एक्सिस को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो इसका एक्स से मैंने इसमें दिखाया गया अल्फ़ा, वाई से इसके बीच का है बीटा, अल्फ़ा यहाँ से पूरा है, अल्फ़ा पूरा, बीटा है, और ये गया है आपका गामा, ठीक है। से ऐसे गिराया गया है, A B C, C क्यों ऐसे गिराया गया है, ये भी एक सत्य है। ये था वाई एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है, ये था एक्स एक्सिस का लॉन्ग,
वाई एक्सिस का लॉन्ग वाई, एक्स एक्सिस का लॉन्ग अलग एक्स, और आपका डी यहाँ पे गिराया गया पी से ना, ठीक है, ये हो गया जेड। ओ ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे सब परपेंडिकुलर बता दिया गया। यहाँ पे कौन कौन है, ओ ए, ओ सी, ओ डी, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये 4 क्या है आपका देखिएगा तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। ध्यान से देखिए सब रेक्टेंगुलर प्लेन में गिरेगा तो परपेंडिकुलर सब तरह से रेक्टेंगुलर आपको देखेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो मुझे पता ना आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो मैं अगर हर अलॉन्ग अगर मैं हर डायरेक्शन में जाऊँ उसका ट्रायंगल लगाऊं तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, ओ बी वैक्टर प्लस बी पी वैक्टर। ओ पी देखिए किसके अलॉन्ग मैं जा रहा हूँ, ओ बी, ओ बी, ओ बी ये और बी पी ये, तो यार हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पे ये प्लस ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना। और मैं ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये और ये जोड़ूंगा तो ये मिलेगा, लेकिन मैं ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस ये लिख सकता हूँ। ओ बी तो मैं रिजल्ट है थर्ड साइड से रिवर्स ऑर्डर में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए ओ सी, ओ ए एक वेक्टर है, ये ओ सी, तो ये डायगोनल आपका मिडिल ओरिजिन लग रहा है सी, वो की जगह पे कौन ये, हाँ ये वो। इसलिए हम सी बोले। देखिए ध्यान से, तो ओ बी अगर ये रिजल्टेंट है तो ये वेक्टर ये होगा, ये वेक्टर ये होगा, तो ओ ए प्लस ओ सी हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर ओ पी में, तब क्या मैं लिख सकता हूँ, ओ पी बराबर ओ बी की जगह लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर, बी पी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए बी पी किसके बराबर है, बी पी ओ डी, परपेंडिकुलर देखिए सेम हाइट होगा, रेक्टेंगल है तो मैं लिख सकता हूँ बी पी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर, बी पी और ओ डी बराबर है, तो ओ ए ओ सी, बी पी के जगह पे क्या लिख देना है, ओ डी, ओ डी, हाँ या ना। तो ध्यान से देखिए ओ पी की वैल्यू क्या हो गई, ओ ए को मैं क्या लिखता हूँ एक्स, ओ बी को मैंने क्या माना था, ओ बी वाई था, और ओ डी क्या था, जेड, जेड, ये था वाई। तो रिजल्टेंट आ गया। अगर 3 वेक्टर का 3 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो तीनों का सम ही जोड़ने से हो जाएगा। कैसे था, आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, अगर 3D है तो उसके अंदर पी प्लस क्यू प्लस आर, जो एस या टी जो भी थर्ड वेक्टर देगा उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं OP का स्क्वायर लिख दूँ तो मैं OP का स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो मैं OP का स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। देखिएगा मैंने पढ़ा था ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर आर स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला कंपोनेंट प्लस दूसरा कंपोनेंट, हाँ या ना। तो अब मैं OB के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देख लीजिएगा, तो OB तो मेरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ध्यान से देखिएगा, तो OB स्क्वायर के जगह पे क्या हो सकता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो मैं OB की जगह पे लिख सकता हूँ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। देखिए क्यों हुआ ये वाला, अगर आप इसे आर मानते हो तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और मैं इसे अगर मैं आर स्क्वायर मानता हूँ तो इसका स्क्वायर की जगह मैं क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने होल स्क्वायर नहीं लगा, डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुटअप की। देखिए ये वाला, हाँ ये अंडरलाइन जो किया ये वाला, यही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, क्योंकि रेक्टेंगुलर वेक्टर के अंदर यही होगा रेक्टेंगुलर। तो ओ ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ओ पी क्या था आपका रिजल्टेंट, यानी आर स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 3D के अंदर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस में से ओरिजिन से कितना दूरी है, वाई क्या है, ओरिजिन से वाई एक्सिस में कितनी दूरी है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ओरिजिन से, और ओ जेड क्या है,
OD क्या था, z एक्सिस मतलब क्या, O से z एक्सिस के अंदर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है, तीनों का स्क्वायर जोड़ दीजिए, रिजल्टेंट का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे रिजल्टेंट का स्क्वायर मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट की बराबर कितनी वैल्यू निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होता है, मॉड में निकलेगा वैल्यू। किस में निकलेगा, मॉड में हो सकता है। आर के आगे जो माइनस साइन होता है जैसे वो बताता है ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट आपका नेगेटिव इसलिए जस्ट डायरेक्शन दिखाता है, होता नेगेटिव नहीं, इसलिए में से मॉड में दिखा दिया। यानी रूट की वैल्यू 2 थी, एक प्लस एक माइनस, आपको सिर्फ वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब देखिए सर, मुझे आर के मॉड की वैल्यू निकल गई, आर वेक्टर की वैल्यू मुझे पता, आर वेक्टर किसके बराबर था, ये बराबर था ओपी वेक्टर, यानी ओपी को मैंने आर माना था, तो ओपी की जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर वेक्टर बराबर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी का भी अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। यूनिट वेक्टर के टाइम में पढ़ाया था आपको, जब वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो रहा था स्टार्टिंग में। तो उसी तरह मुझे आर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी रिजल्टेंट में जो कितने यूनिट बटा है उसके हर हिस्सा का वैल्यू क्या होगा। तो रिजल्टेंट का मुझे यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ आर, हाँ या ना। तो आर वेक्टर का वैल्यू क्या था, आर वेक्टर एक्स वाई जेड, और मुझे पता है एक्स एक्सिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। एक्स के अंदर मैंने क्या कहा था, जो छोटे यूनिट्स होते हैं या यूनिट वेक्टर से आई कहा जाता है। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू अगर 5 है तो 5 एक ही वैल्यू 5 बार रिपीट हुई है, अगर 6 है तो एक ही वैल्यू 6 बार रिपीट हुई है, एक ही वैल्यू 7 है तो 7 बार रिपीट, यहाँ पे एक्स बार रिपीट हुआ, यहाँ वाई बार रिपीट हुआ, यहाँ पे जेड बार। ये गारंटी नहीं कि सर सब तीनों का लेंथ सेम होगा, अलग अलग हो सकता है। तो इसके अलॉन्ग अगर मैं इसको वेक्टर के सही फॉर्म में लिखने जाऊँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एक्स आई वाई जे और जेड के कैप के साथ। तो मैं आर वेक्टर को क्या लिखूँगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और मॉडुलस की वैल्यू मुझे पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके मैथमेटिकली 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट के फॉर्मेट लिख दूं तो क्या होगा, ये होगा क्लियर है, आया ना। आप जब हायर क्लासेस क्लास 12 में जाएंगे तो आपको जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको कह दिया जाएगा कि इन सब वैल्यूज़ को, जो आपका यूनिट वेक्टर के जो सामने जो स्केलर वैल्यूज़ होती है उसे डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कॉस अल्फ़ा बराबर कहा जाता है, ये कॉस बीटा बराबर ये, और कॉस गामा बराबर ये, यानी एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मॉड। ये हो गया आपका क्या, डायरेक्शन कोसाइन। कभी भी आपसे कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन निकालिए तो कोई बड़ी बात नहीं, आप पहले यूनिट वेक्टर निकालो, उसके आई और वाई, आई जे और के सामने जो आपका ये जो स्केलर कंपोनेंट है इसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाएगा। क्लियर है। अच्छा, मैं इसको आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इससे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ, अगर मैं इसे क्या करूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट गायब हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, खड़े कितना जाओ 1। तो कहा जाता है किसी भी पॉइंट को अगर मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग कॉस को उसके एंगल कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाती है 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं tan का रूल अपनाऊँ, किसका रूल अपनाऊँ, tan का रूल अपनाऊँ, तो एक और चीज़ आती है क्या, कॉस अल्फा बराबर आपको वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू आएगा r कॉस अल्फा, y बराबर आएगा r कॉस बीटा, और z बराबर आएगा r कॉस गामा। इसको भी स्क्वायर और ऐड कीजिए, वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये हुआ एंगल ऑफ कोसाइन का
कुछ फार्मूला कि कभी भी कोई पॉइंट आपका गिरे, रिजल्टेंट पता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपका एंगल पता है, तो आप उसका एक्स वाई और जेड यानी उसके वेक्टर कंपोनेंट आप निकाल पाओगे। देख लीजिए, कोई डाउट तो पूछिएगा। देखिए सर, आपको जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग में कह दिया गया था किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी का भी आपको क्या कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करो, उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। वेक्टर मतलब क्या होता है, एलिमेंट। आपने वेक्टर की डिफिनेशन याद कीजिए, वहाँ पे अब लगेगा। वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो ये सर वेक्टर तो आप जितने पढ़ते थे, 5 न्यूटन, 5 9 क्या था न्यूटन पढ़ते थे, 12 न्यूटन पढ़ते थे। तो जैसे थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे दिया गया था 5 न्यूटन 12 न्यूटन का, सब आपको सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन तो खाली एरो से दिख रहा था उधर जा रहा है। आपको क्या होगा, जैसे वैल्यू दे दीजिएगा 237, आपको समझ लेना होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट है, और 7 है आपके जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी 2i 3j 7k। तो उसी का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरा एक्स वाई, देखिए ये जो परपेंडिकुलर गया एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पर टच कर रहा है, वाई एक्सिस को वाई डिस्टेंस पे टच कर रहा है, और जेड को जेड क्या था डिस्टेंस पर टच कर रहा है। तो मुझे पता है हर आपका एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर है। तो जब 10 यूनिट टच करें या 50 यूनिट टच करें, आपको क्या, इसका मतलब यूनिट वेक्टर उतनी टाइम्स रिपीट हुई है। तो ये एक्स टाइम गया, इसका मतलब एक्स आई, वाई में क्या होगा वाई जे, और जेड में क्या होगा जेड के। तो तीनों को ओवरऑल सम अप करेंगे तो मुझे पता चलेगा वो पॉइंट कहाँ पे खड़ा है। देखिए आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना, और जेड एक्सिस से इतना, तो सीधा ये तीनों एक्सिस जहाँ पे टच करेंगे वहीं पर आपका पॉइंट खड़ा हुआ है। तो आपका पॉइंट का सर आपका एक्चुअल डायरेक्शन मिल जाएगा, एक्स आई ये वाला हो गया। तो वेक्टर फॉर्मेट, उसको मैं इसको मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड के से डिवाइड कर देता हूँ सर, रिजल्टेंट कितने हिस्सों में बटा हुआ है तो निकल जाएगा। तो मुझे क्या मिला, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है रिजल्टेंट को जितने हिस्सों में बांटे ना सर, तो ये यूनिट है तो इसका वैल्यू मिला है मुझे, ये इसको मॉड से डिवाइड किया गया, तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मेट है, यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन है। अब याद रखिए ये जो वैल्यू मिला है आपको, ये आर का यूनिट वेक्टर है, तो मुझे पता है ना पैरेलल लाइन, मुझे पता है ना इसको उठा के उसके लाइन में कहीं भी बिठा सकता हूँ। तो आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, बात देखिए, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, बात अगर उसी लाइन का तो उस लाइन का यूनिट वेक्टर है तो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसको 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट, 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट, 1 पार्ट बाय टोटल पार्ट के कॉन्सेप्ट में डाल दिया गया। तो जैसे कॉन्सेप्ट में डाला गया तो क्या हो जाएगा आपका ये इसमें टूट गया। क्लियर है, डाउट है? तो इसी को कहा गया है जनरली, आपको ये जनरली ये फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा गया, ये मैथ के लैंग्वेज में कह दिया गया है। ठीक है, देखिएगा। तो यही कंपोनेंट, आप कंपोनेंट का यूज़ करके सर स्केलर अब इस कंपोनेंट हो गया है आपका। अब थोड़ा सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो वो भी करवा दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट खाली बाकी है बस, फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का ये छूटा है इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है। बाय।